हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे हाईकोर्ट कनिष्क सहायक सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य और अल्प प्राण दोनों है? ए ठ, बी ड़, सी ड और डी ढ। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो ड से डमरू वाला ड है ये मूर्धन्य है और अल्प प्राण है। तो हम इसमें एक बार पूरा देख लेते हैं। KTM 2, KTM 2 क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। कंठ कैसे हो गया? कंठ, कंठ हो गया क वर्ग, त से तालु च वर्ग, एम से मूर्धन्य ट वर्ग, डी से दंत त वर्ग, ओ से ओष्ठ प वर्ग। ठीक है। और अल्प प्राण होते हैं 1, 3 और 5। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। ठीक है। ऐसे ही सघोष अघोष, एक और दूसरा वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में छ, त्र, ज्ञ और स्र को क्या कहा जाता है? ए अयोगवाह, बी संयुक्त व्यंजन, सी अंतस्थ व्यंजन और डी ऊष्म व्यंजन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है इनको। और ये दो वर्णों के मेल से बने होते हैं। श बना होता है क प्लस श से, त्र बना होता है त प्लस र से, और ज्ञ बना होता है ज प्लस य से, और स्र बना होता है तालव्य सो प्लस र से। ठीक है। अगले एक बार इनको भी देख लेते हैं। अयोगवाह होते हैं अनुस्वार और विसर्ग। ये अयोगवाह होते हैं, विसर्ग और अनुस्वार को अयोगवाह शब्द बोलते हैं। और ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे सो 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 हो, ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व, य र ल व अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाये, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी यमक अलंकार। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाये, इसमें तो वर्ण की आवर्ती होती है। जहाँ पे वर्ण की आवर्ती होती है बार बार तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे तो वर्ण की आवर्ती होती है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और उपमा अलंकार हम उसको बोलेंगे जहाँ पे सा से समसरिस ऐसे वाचक शब्द आए, और ऐसे वाचक शब्द आए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र सा है, मुख चंद्र सा है, इसके चार अंग होते हैं उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द है। रूपक अलंकार, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है जहाँ पे वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, जैसे मुख चंद्र है। यमक अलंकार जहाँ पे शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और अर्थ उनका अलग अलग होता है, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई, इस प्रसिद्ध पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब चरण ही कमल हैं, ऐसा मान लिया गया है कि चरण ही कमल हैं, निषेध रहित आरोप है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए रूपक अलंकार है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार देखेंगे। उपमेय में उपमान की संभावना हो जहाँ, मनु मानु, जनु जानू, जनहूँ, मानो मनु, ये शब्द आते हैं जहाँ पे, वहाँ पे क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मुख मानो चंद्र है, मुख मानो चंद्र है इसका उदाहरण।
श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ पे एक शब्द हो और उसके अर्थ अनेक हों, 2 या 3 अर्थ निकले उसके, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण परत चिंता करत भावत नींद न भोर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। जो यहाँ पे सुवर्ण है, सुवर्ण बोला गया है, सुवर्ण का अर्थ हो गया कवि, तो अच्छे वर्ण, कवि के सापेक्ष से देखेंगे तो हम अच्छे वर्ण हो गया, और व्यभिचारी के सापेक्ष से देखेंगे तो सुंदर स्त्री हो गया, और चोर के सापेक्ष से देखेंगे तो यहाँ पे सोने से मतलब है सुवर्ण का। तो इसलिए सुवर्ण के 3 अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पे, वो श्लेष अलंकार हो गया। अतिशयोक्ति अलंकार में जब बड़ा चढ़ा के बात की जाए तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, बड़ा चढ़ा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी पूर्णतः शुद्ध है? ऑप्शन ए कवियत्री, ऑप्शन बी कवियत्री, ऑप्शन सी कवियत्री, ऑप्शन डी कवियत्री। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो ये वाला कवियत्री है ये बिल्कुल सही है, शुद्ध है, कवयित्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शोषक शब्द का सटीक विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? शोषक का होता है जो शोषण करने वाला, शोषक कहलाता है, शोषण करने वाला शोषक कहलाता है। तो पोषण करने वाला क्या कहलाएगा? पोषक कहलाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोषक। राइट, बिल्कुल सही है, शोषक का विलोम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। निम्नलिखित युग्मों में से तत्सम तद्भव का कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? ए अक्सी आँख, बी दुग्ध का दूध, सी घृत का घी, डी कपाट का कपड़ा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो ये है कपाट का कपड़ा, ये गलत है। कपाट का होता है किवाड़, और कपड़े का तत्सम होता है करपट। कपड़े का तत्सम होता है करपट और कपाट का तद्भव होता है किवाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध उपन्यास प्रतिज्ञा के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी मुंशी प्रेमचंद, सी हरिशंकर परसाई, डी राहुल सांकृत्यायन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद जी की है ये प्रतिज्ञा। मुंशी प्रेमचंद जी के और हैं सेवा सदन है, मंगलसूत्र है, गोदान है, सूजे वतन है, सेवा सदन, गोदान, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं मुंशी प्रेमचंद के। जयशंकर प्रसाद के हो गए कंकाल, इरावती और तितली, इनके 3 उपन्यास है, कंकाल, इरावती और तितली, प्रसिद्ध उपन्यास। और हरिशंकर परसाई जी के हो गए ज्वाला और जल, तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, ये हमारे हरिशंकर परसाई जी के हो गए। राहुल सांकृत्यायन के हो गए भागो नहीं दुनिया बदलो, 22वीं सदी, जीने के लिए, जय योद्धेय, दीवावसान और राजस्थान के दिन, ये राहुल सांकृत्यायन के हो गए। ठीक है, उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवन, ए पौधन अन, बी पोधन अन, सी पौधन अन, डी पाधन अन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोधन अन। यहाँ पे अयादि संधि होती है पोधन अन, जब ओ के साथ अन्य वर्ण, अन्य स्वर आ जाएं, अन्य स्वर, तो वहाँ पे क्या बन जाता है? औ, औ बन जाता है। तो पोधन अन पवन, पोधन अन पवन, हमारा ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? ए गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि, बी नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि, सी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि, डी गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, फिर उसके बाद गुप्त लिपि, फिर उसके बाद नागरी लिपि, फिर नागरी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि, ये क्वेश्चन आ सकता है। सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि, फिर उसके बाद ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि का विकास हुआ, गुप्त लिपि से नागरी लिपि का विकास हुआ, नागरी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में पेड़ से मैं कौन सा कारक है?
ए करण कारक, बी अपादान कारक, सी संप्रदान कारक, डी कर्म कारक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्म कारक है। यहाँ पे पेड़ से पत्ता गिरा, कहीं पे अलगाव का भाव, दूर जाने का भाव आए तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। यहाँ से पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो पेड़ से नीचे गिर रहा है, वो अलग हो रहा है पेड़ से, तो अपादान कारक। करण कारक है, इसमें से विभक्ति, इसमें भी से विभक्ति होती है, पर इसमें साधन चाहिए होता है कुछ न कुछ। जैसे मोहन ने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा, मोहन ने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा। यहाँ पे कुल्हाड़ी है जो वो साधन का काम करती है, कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा। ठीक है। संप्रदान कारक है, जिसमें किसी को देने का भाव आए, किसी के हित में काम हो, तो संप्रदान कारक है। कर्म कारक की विभक्ति होती है कर्म को, कर्ता ने कर्म को, करण से। कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं हमारे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? ए सुंदर, बी बुढ़ापा, सी लड़का, डी हिमालय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुढ़ापा है जो वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। और सुंदर, लड़का, सुंदर हमारा विशेषण हो गया, लड़का जातिवाचक संज्ञा होगी, हिमालय भाववाचक वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, हिमालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह अचानक चला गया, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ए कालवाचक, बी स्थानवाचक, सी परिमाणवाचक, डी रीतिवाचक। तो किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, अचानक चले गया। ठीक है। कैसे चले गया? अचानक चले गया। रीतिवाचक को पहचानने के लिए कैसे का प्रयोग करते हैं हम? कैसे चले गया? अचानक चले गया। ठीक है। और कालवाचक में कब चले गया? कल चले गया, परसों चले गया, 2 दिन बाद चले गया, सुबह चले गया। ये कालवाचक में, कालवाचक को पहचानने के लिए कब का प्रयोग किया जाता है। स्थानवाचक को पहचानने के लिए कहाँ का प्रयोग किया जाता है। और परिमाणवाचक को पहचानने के लिए कितने का प्रयोग किया जाता है, कितना, आधा, पौना, ऐसे कितने का प्रयोग किया जाता है परिमाणवाचक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो शब्द दो वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द दो वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ए विस्मयादि बोधक, बी क्रिया विशेषण, सी समुच्चय बोधक, डी संबंध बोधक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समुच्चय बोधक शब्द बोलते हैं उनको। और ये क्या क्या होते हैं समुच्चय बोधक? और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, क्योंकि, ये समुच्चय बोधक हो गए। विस्मयादि बोधक में मनोभाव को दर्शाने वाले शब्द होते हैं, जो मन की दशा को दर्शाने वाले शब्द, जैसे आश्चर्य में, घृणा में, शोक में, हर्ष में, भय में प्रकट करते हैं जो मन के भाव, उनको विस्मयादि बोधक शब्द बोलते हैं। जैसे अरे, वाह, छी, इनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आना बहुत जरूरी होता है, ये वाला। ठीक है। और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे धीरे धीरे, यहाँ, कल, बहुत, ऐसे। संबंधवाचक वो शब्द होते हैं जो संबंध बताते हैं, जैसे के पास, के बिना, के आगे, के पीछे, के साथ, ऐसे शब्द संबंध बोधक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जिसकी लाठी उसकी भैंस में जिसकी उसकी किस प्रकार का सर्वनाम है? जिसकी लाठी उसकी भैंस में जिसकी उसकी किस प्रकार का सर्वनाम है? ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम, डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसकी उसकी संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसे लगे आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।